करने वाले हैं हेनरी के नियम के बारे में। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हेनरी का नियम। देखिए, जो आपका हेनरी का नियम है वो बेसिकली कहता क्या है। बेसिकली जब हम गैस की द्रव में विलेयता के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने 4 कारक देखे थे। पहला कारक था आपका गैस व द्रव की प्रकृति, दूसरा था अशुद्धियों का प्रभाव, तीसरा था ताप का प्रभाव और चौथा था दाब का प्रभाव। तो गैसों की द्रव में विलेयता दाब पर किस प्रकार से निर्भर करती है उसके बारे में किसने बताया? हेनरी ने बताया। जो हम ये बोल रहे हैं ना कि जब हम दाब बढ़ाते तो गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है, ये हमने किस आधार पे कहा था? मैंने या साइंटिस्ट लोगों ने हेनरी के नियम के आधार पे कहा था। हेनरी ने क्या कहा था कि दाब का मान जितना आप बढ़ाओगे, मतलब गैस का दाब जितना अधिक होगा, गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि मैं मान लेता हूं ये क्या है? आपका पात्र है। ये क्या है? आपका पात्र है और इस पात्र में ऐसा लगा हुआ को बंद सतह और इसके अंदर क्या भरी हुई है? ऐसे बहुत सारी गैसें भरी हुई है। ये क्या है? आपकी गैसें है, पानी नहीं है। क्या है? आपकी गैसें है। पानी होता तो मैं ब्लू इंक से दर्शाता। क्या है? आपका ये गैसें है। अब ये जो आपकी गैसें है ये भी इस परिस्थिति में। अब इसके बाद मैं क्या कर देता हूं? इसके ऊपर भार लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? इस पर भार लगा देता हूं। तो ये जो है आपकी सतह नीचे तक आ जाएगी। देखो, तो जैसे मैंने इस पे क्या रखा? आपका भार रखा, मतलब कि इस पर मैंने क्या दिया? दाब दिया बाहर से। तो देखो, जो पहले आपकी गैस इतनी थी, पानी आपका कहां तक था? यहां तक था पानी आपका। पानी कहां तक था? आपका यहां तक था। और अभी भी पानी कहां तक है? यहीं तक है आपका। देखो, दोनों में स्तर सेम है पानी का। अब देखो, पहले इतनी गैस नहीं घुली थी आपके द्रव में, लेकिन जैसे मैंने क्या बढ़ाया? दाब बढ़ाया। जैसे मैंने क्या बढ़ाया? दाब बढ़ाया इन 2 पत्थरों को रखकर। तो देखो, जितनी भी गैसें थी वो सभी गैसें भी कहां मिल गई? आपके यहां पर मिल गई। मतलब कि जैसे मैंने दाब का मान बढ़ाया, वैसे ये जो गैस नहीं घुली थी वो भी गैस अब क्या हो गई? घुल गई। मतलब कि दाब का मान जितना अधिक होगा, जो कि है, गैसों की द्रव में विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अब बताओ, यदि मैं और अधिक दाब का और यदि यहाँ तीसरा पत्थर लाके रख दो तो ये और नीचे आ जाएगा और जो गैस है जितनी भी अभी यहाँ बची हुई है वो भी घुल जाएगी। मतलब जितना अधिक दाब हम आरोपित करेंगे उतनी ही गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। मतलब कि इन्होंने ये कहा कि जो आपका m है वो किसके अनुक्रमानुपाती रहता है? आपके p के अनुक्रमानुपाती रहता है। अब समझना है m का मतलब क्या है, p का मतलब क्या है। देखो, m का मतलब होता है गैस की जितनी मात्रा घुली हुई है उसका द्रव्यमान। p का मतलब होता है प्रेशर, मतलब कि दाब का मान जितना अधिक होगा गैस की उतनी ही अधिक मात्रा घुली हुई होगी। यही क्या है? आपका हेनरी का नियम। अब जैसे कि ओम का नियम है। ओम का नियम क्या कहता है? कि ओम का नियम कहता है कि विभवांतर, जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो विभवांतर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो, यदि आप केवल इतना ही लिखते हैं तो आपको कोई जांचक नंबर नहीं देने वाला, पूरा काट देगा। वहां पर आपको स्थिर ताप लिखना जरूरी है। यदि स्थिर ताप नहीं होगा ओम का नियम लगने ही नहीं वाला। तो उसी प्रकार से हेनरी का नियम भी केवल तभी आरोपित होता है जब आपका क्या रहता है? आपका स्थिर ताप रहता है। यदि आप ये वाली लाइन भूल गए एग्जाम में तो आपको एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देने वाला। तो हेनरी का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। गैस की द्रव में विलेयता मतलब ये m, द्रव में विलेयता, क्योंकि जितनी अधिक घुलेगी उतनी क्या होगी? मात्रा। क्योंकि विलेयता क्या है? एक प्रकार से पदार्थ की मात्रा ही होती है। तो m मतलब गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यही क्या है? आपके हेनरी का नियम है, अर्थात m अनुक्रमानुपाती p। अब देखो, जैसे मैं अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाऊंगा तो बराबर का निशान आएगा, उसके बाद एक आपका एक स्थिरांक आएगा और वो स्थिरांक होता है kh। क्या आता है? स्थिरांक है नियतांक, वो क्या रहता है? आपका kh रहता है और ये p जैसा का वैसा। तो ये है आपका हेनरी का नियम, m बराबर kh इंटू p। ये आपका हेनरी का नियम। अब देखो, ये जो आपका kh है वो तो क्या है? आपका नियतांक है। इस नियतांक को हम कहते हैं हेनरी नियतांक। क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक कहते हैं। कौन सा नियतांक कहते हैं? हम आपका हेनरी नियतांक कहते हैं। तो देखो, बेसिकली मतलब क्या होता है हेनरी का नियम का? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता
उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब गैस पर जितना अधिक दाब होगा एम का मान भी उतना अधिक होगा, और जितना कम आपका दाब होगा एम का मान भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। अर्थात एम बराबर के एच इंटू पी, जहां के एच क्या हो जाएगा, हेनरी नियतांक। अब पी का मतलब है गैस के ऊपर दाब, पी का मतलब क्या है, गैस के ऊपर दाब, और जो आपका एम है उसका मतलब क्या है, जब हम गैस को विलय करेंगे तो गैस की कितनी मात्रा घुली हुई है, वो होता है आपका एम बराबर के एच इंटू पी। ओके, अब देखिए ये तो हो गया आपका एक रूप। जो आपका हेनरी के नियम का वो दूसरा रूप भी है, उसे भी हम देखेंगे। जैसे कि आपको सिंपल से एग्जाम में पूछा कि हेनरी का नियम लिखिए, तो आपको यही वाला लिखना है। लेकिन एग्जाम में और एक बार पूछा गया था, एग्जाम में एमपी बोर्ड में पूछा गया था कि हेनरी का नियम मोल अंश के आधार पर लिखिए। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने केवल यही पढ़ कर गए थे, मोल अंश वाला पढ़ के ही नहीं गए थे। तो मैं उसे बताऊंगा कि मोल अंश के आधार पे होता क्या है। ये वाला नियम है एम अनुकरणोपाती पी, वो भी यही नियम है लेकिन मोल अंश के पदों में है। यहाँ एम के स्थान पर बस मोल अंश आ जाएगा। अब देखना, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं, उसे भी हम इसी एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। सबसे पहले तो आप जो आपका मोल अंश होता है उसे आप समझने का प्रयास कीजिए। मोल अंश तो हमें मालूम है विलय का मोल डिवाइड बाय जो भी आपका विलयन का कुल मोल रहता है, ये होता है। लेकिन मोल अंश का फिजिकली मतलब क्या होता है? हाँ देखो, मोल अंश का मतलब होता है कि आपके विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है। जैसे कि मैंने आपका एक विलयन ले लिया और उसमें ए भी मिला है और उसमें बी भी मिला है। अब बताओ, यदि मुझे ए का मोल अंश निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, ए का मोल डिवाइड बाय ए प्लस बी का मोल, यही करूंगा, ए प्लस बी का मोल। ये क्या हो जाएगा, आपका ए का मोल अंश हो जाएगा। अब यदि मुझे बी का मोल अंश लिखना होगा, बी का मोल अंश, तो मैं क्या लिखूंगा, आपका बी का मोल डिवाइड बाय ए प्लस बी के मोल, डिवाइड बाय ए प्लस बी के मोल। अब मैं मान लेता हूं ए के जो यहां मोल है वो कितने आपके 0.2 है, जो ए के मोल है वो कितने आपके 0.2 है, और जो बी के मोल है वो कितने आपके 0.8 है, वो कितने आपके 0.8 है। मतलब कि इसके मोल ज्यादा है और इसके मोल कम है। देखो ए जब मतलब मोल नहीं, मोल अंश, जो आपका ए का मोल अंश है वो 0.2 है और बी का मोल अंश 0.8 है। अब यहां देखो, जब हमने ए का मोल अंश निकाल रहे थे तो नीचे भी ए प्लस बी का मोल आ रहा था, यहां भी कितना आया था, ए प्लस बी का मोल आया था। मतलब दोनों में नीचे की मात्रा तो सेम है। मतलब डिपेंड किस बात पे कर रहा है, ए का मोल पे डिपेंड कर रहा है आपका। ए का क्या है, मोल ज्यादा है, तभी आपका ए का मोल अंश ज्यादा है, सॉरी ए का मोल कम होगा इसकी तुलना में, तभी इसका ए का मोल अंश भी क्या आया, कम आया। अब देखो, जो आपका एक मोल होता है, हमने पढ़े क्लास 11 में कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की घात -23 अणु। मतलब कि यदि आप एक मोल बोलते हो तो उसका मतलब होता है इतने अणु, इतने, सॉरी माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, इतने अणु होते हैं। तो बताओ, यदि यहाँ पर ए के 0.2 मोल है मतलब इतने अणु है, यदि बी के इतने मोल है मतलब कि इतने आपके अणु है वहां बी के, तो सोचो ये अधिक मात्रा में है, ये अधिक मात्रा में, ऑब्वियसली बात है ये अधिक मात्रा है, मतलब जिसका मोल अंश जितना अधिक होता है वो उतना ही अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। मतलब जो आपका मोल अंश है तो होता है वो बेसिकली आपका बताता क्या है कि जो आपका है पदार्थ वो कितनी मात्रा में घुला हुआ है। यदि अधिक मात्रा में घुला है तो मोल अंश अधिक होगा, यदि कम मात्रा में घुला है तो मोल अंश क्या होगा, कम होगा। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी अच्छे से। अब देखना, मतलब मोल अंश का मतलब जो जितने अधिक मात्रा में घुला हुआ रहता है। अब देखना, ये क्या है, आपकी गैस है, यहाँ गैस भरी है, अभी ये क्या है, कम मात्रा में घुली हुई है। तो अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्या रखा, प्रेशर लगाया, मतलब बाहर से मैंने पत्थर रखा, तो ये क्या हो गई, ये वाली गैस भी क्या हो गई, घुल गई। अब बताओ, यहाँ जो था मोल अंश था, ये वाली गैसों का जो मोल अंश था वो क्या था आपका, कम था, क्योंकि यहाँ पर देखो जो गैस थी वो कम घुली थी आपकी। देखो यहाँ जो गैस थी आपकी वो कैसी थी, आपकी कम घुली थी, लेकिन यहाँ पर ये वाली गैस भी घुल गई। तो बताओ, यहाँ गैस का मोल अंश ज्यादा है, यहाँ गैस का मोल अंश ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर गैस का मोल अंश ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर गैस की अधिक मात्रा घुली हुई है। और बताओ मोल अंश ज्यादा क्यों है, क्योंकि दाब ज्यादा है। यहाँ मोल अंश कम क्यों है, क्योंकि दाब कम है। इसीलिए मोल अंश किसके अनुक्रमानुपाती रहता है, आपके दाब के अनुक्रमानुपाती रहता है। मतलब दाब का मान जितना अधिक होगा, मोल अंश, किसका मोल अंश, गैस का मोल अंश, ये सामने लिखना पड़ेगा, गैस का मोल अंश। मतलब यदि दाब का मान अधिक होगा, जैसे दाब का मान बढ़ गया
तो जो गैस का मोलांश है, मोलांश का मतलब घुलना, गैस अधिक मात्रा में घुल गई, गैस का मोलांश अधिक हो गया। तो बेसिकली यही होता है। यदि हम मोलांश के उससे देखें तो किसी गैस मतलब कि किसी विलयन में यदि गैस रखी हुई है तो उस गैस का जो मोल अंश है वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, अर्थात गैस का मोल अंश अनुक्रमपाती दाब। ओके, अब देखो जैसे मैं क्या हटाऊंगा, समानुपातिकता का चिन्ह हटाऊंगा तो आपका क्या लग जाएगा, एक नियतांक, और उस नियतांक आ जाएगा आपका KH, और ये आपका दाब जैसा का वैसा, और दाब को मैं क्या लिख लेता हूँ P, और मोल अंश को मैं लिख लेता हूँ X। साधारणतः इसे हम कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। X बराबर कितना आ जाएगा, KH इंटू P आ जाएगा। तो यही क्या हो गया आपका बेसिकली जो है आपका हेनरी का नियम मोल अंश के अनुसार। देखो वहां पर M आ रहा था केवल, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका X आ रहा है। कभी कभी इसे ऐसा भी पढ़ लिया जाता है कि P बराबर KH इंटू X, ये भी पढ़ लिया जाता है। बात वही है, देखो P बराबर KH इंटू X कब होगा, जब आपका दाब किसके अनुकरणपाती होगा, दाब अनुकरणपाती होगा मोल अंश के। मतलब कि मोल अंश ज्यादा कब होगा, जब दाब ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ, और यही तो आपका हेनरी का नियम। तो देखो दाब के स्थान पे P आ जाएगा समानुपाती, और ये समानुपाती का चिन्ह, और मोल अंश के स्थान पे X आ जाएगा। अब जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा बराबर आएगा KH आएगा, देखो वही तो आया P बराबर KH इंटू X, और यदि मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या आएगा, X बराबर KH इंटू P। तो यही होता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम यही कहता है कि हाँ, स्थिर ताप को मत भूलना, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। M अनुपाती क्या हो जाएगा P, M बराबर KH इंटू P। लेकिन यदि मोल अंश के आधार पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर किसी गैस का मोल अंश उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, अर्थात मोल अंश अनुक्रमणपाती दाब, अर्थात मोल अंश बराबर KH इंटू P, X बराबर KH इंटू P। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। यही क्या है आपका हेनरी का नियम है। अब हम बात करने वाले हैं हेनरी के नियम की सीमाएं के बारे में, मतलब ऐसी कौन कौन सी शर्तें जिनमें आप हेनरी का नियम लागू कर सकते हो। देखिए, जो आपकी सबसे पहली शर्तें हैं वो ये है कि जो आपका दाब होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए। मतलब गैस का जो दाब है, जो जिसे आप घोल रहे हो द्रव में, उसका दाब कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, पहली बात। और जो तापमान होना चाहिए, ये सब जब आप प्रक्रिया करोगे तो तापमान उच्च होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 25 डिग्री सेल्सियस पर ये वाली हेनरी का नियम लागू कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। लगभग आपको तापमान फिर भी 50 डिग्री सेल्सियस 48 डिग्री सेल्सियस पे रखना होगा। तो हेनरी का नियम कब अप्लाई होता है, जब ताप उच्च होता है और दाब कैसा होता है आपका, निम्न होता है। ओके, दूसरी शर्त है कि आपका जो विलयन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए। कैसा विलयन होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए। तनु विलयन क्या होता है, जिसमें कि विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गैस है वो द्रव में बहुत अधिक मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए। मतलब आपको कोई गैस मतलब कि द्रव में अधिक घुलना नहीं चाहिए। देखो बेसिकली वो हेनरी का नियम कब लगेगा, ये हो जाएगा आपका द्रव हो जाएगा, और इसमें आपके बाहर से मिलाओगे गैस मिलाओगे, बाहर से आप गैस मिलाओगे, तो जो गैस आप मिलाने जा रहे हो वो अधिक मात्रा में नहीं घुलनी चाहिए विलायक के साथ, वो अधिक मात्रा में नहीं घुलनी चाहिए। हमें इस नियम का ध्यान रखना है। मतलब कि जो आपका विलयन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए, आपका तनु विलयन होना चाहिए। और तीसरी शर्त ये कहती है कि जैसे कि क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हमने NH3 लिए, ये क्या है, गैस है, और मैंने HCl लिया। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, यह क्या आपका द्रव है, ये क्या आपका गैस है। अब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये क्या बना लेते हैं, NH4Cl बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप गैस मिला रहे हो और जो आपका विलयन है वो आपस में क्रिया करके कोई नया यौगिक बना ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब गैस को जब आप विलय करो द्रव में तो उस गैस को उस द्रव के साथ कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, तब ये नियम अप्लाई होगा। तो कौन कौन सी सीमा होगी, दाब निम्न होना चाहिए, ताप उच्च होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए, और तीसरा है कि गैस को विलायक के साथ क्रिया करके कोई नया यौगिक नहीं बनाना चाहिए। तो ये क्या हो गई, इसकी सीमाएं हो गई। अब हम बात करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। किसके बारे में, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग है इसके, सबको बारी बारी से देखते हैं। देखो, पहला अनुप्रयोग है कि
जो आपने देखोगे सोडा वाटर, जो आपकी कोका कोला की रहती है या स्प्राइट बोल लो या माउंटेन ड्यू बोल लो, हाँ, तो उनमें जो CO2 भरी जाती है, उनमें बेसिकली क्या होता है, आपका होता है जल होता है, जो आपके जितने भी सोडा वाटर होते हैं जल होता है, और उन जल में क्या मिली होती है, CO2 मिली हुई होती है। अब क्या करते हैं, अब जो CO2 है उसे देखना, जो हम बंद करते हैं ना बोतल को, वो बहुत अधिक दाब पर बंद करते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हेनरी के नियम से दाब का मान जितना अधिक होगा CO2 उतनी अधिक मात्रा में जल में घुली रहेगी। इसी कारण देखा होगा जैसे आप खोलते हो तो पहले बहुत अधिक दाब पर बंद रहती है, आप यदि एकदम से दाब हटा देते हो तो आपने दाब हटा दिया। अब जैसे आप दाब हटाओगे, देखो आपका बेसिकली नियम क्या है, नियम यही है P अनुकरणपाती X। मतलब कि जितना अधिक दाब उतना अधिक X, मतलब जितना अधिक दाब होगा वो उतनी मात्रा में घुली होगी, और जितना आपका कम दाब रहेगा वो उतनी कम मात्रा में घुलेगी। अब पहले सोडा वाटर में अधिक दाब पर बंद थी तो CO2 अधिक मात्रा में घुली थी। अब जैसे आपने उसे खोल दिया तो दाब एकदम से कम कर दिए, दाब एकदम से कम कर दिए तो कम मात्रा में घुलेगी, और कम मात्रा में घुलेगी मतलब वो ऊपर आ जाएगी अपने आप। मतलब कि सोडा वाटर में जो आपकी CO2 रहती है वो अधिक दाब पर बंद की जाती है। क्यों की जाती है, हेनरी के नियम के कारण। तो अनुप्रयोग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हम ये वाली घटना देख रहे कि नहीं स्प्राइट में CO2 अधिक दाब पर बंद करते, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हेनरी का नियम बताएगा। तो इसी को हम कहते हैं अनुप्रयोग, मतलब जो हम घटना देख रहे हैं वो वाली घटना हेनरी के नियम से रिलेट हो रही है, तभी इसे हम कह रहे हैं हेनरी के अनुप्रयोग। तो पहला इसका अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, सोडा वाटर वाला। कौन सा हो जाएगा आपका, सोडा वाटर वाला। अब दूसरा देखना, दूसरा इंटरेस्टिंग है थोड़ा, हाँ देखना। बेसिकली ये नियम क्या कहता है, P अनुक्रमपाती X, मतलब दाब का मान जितना ज्यादा वो उतना ही अधिक मात्रा में घुलेगी, दाब का मान जितना कम वो उतनी ही कम मात्रा में क्या करेगी, आपकी घुलेगी। अब देखो क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान यदि अधिक ऊंचाई पर स्थित है, मानना आपका एक इंसान यहां पर है, यहां पर खड़ा है आपका एक इंसान, और एक इंसान पहाड़ों पर है। एक इंसान कहां पर है, आपके पहाड़ों में रहता है। और आपका वायुमंडल कितना है, इतना है। हाँ, अब यहां पर देखिए ये वाला बंदा कितना वायुमंडल कवर कर रहा है, इतना। ये वाला बंदा केवल कितना कर रहा है, इतना। अब बताओ वायुमंडल इस पे ज्यादा दाब लगाएगा, इस पे, ऑब्वियस सी बात है इस पे वो ज्यादा दाब आरोपित करेगा, मतलब इस पर अधिक वायुमंडलीय दाब आरोपित हो रहा है, इस पर कम वायुमंडलीय दाब आरोपित हो रहा है। अब आपके बताओ वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन गैस घूम रही है। अब बताओ जो आपका रक्त है वो क्या है, आपका द्रव है। अब बताओ यहां पर दाब अधिक है, दाब अधिक है, तो जो ऑक्सीजन की जो रक्त में विलेयता होगी वो भी कैसी होगी, अधिक होगी। वो भी कैसी होगी, अधिक होगी। मतलब कि इसलिए यहां पर जो हम सामान्य जमीन पे जो रहते हैं हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जो अधिक ऊंचाई पर रहते हैं ना, वहां बताओ उनके लिए वायुमंडलीय दाब कैसा होता है, कम। मतलब वायुमंडलीय दाब क्या है आपका, कम है। अब वायुमंडलीय दाब यदि आपका कम है तो बताओ जितनी भी ऑक्सीजन है वो उसके रक्त में कम मात्रा में घुलेगी। क्या करेगी, हम बेसिकली क्या करते हैं, फेफड़ों के द्वारा लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे रक्त में जाती है। अब वो पहली बात तो वो रक्त में घुलती क्यों है, क्योंकि दाब के कारण घुलती है। किसके कारण घुलती, दाब के कारण। अब यहाँ दाब क्या है आपका, कम है। दाब क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपका कम है, तो जो O2 गैस है वो द्रव यहाँ पर क्या मिलेगी, कम मात्रा में घुलेगी, जिसके कारण जो हमारे मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन पहुंचेगी वो भी क्या होगी, कम मात्रा में घुलेगी। तो कम मात्रा में घुलने के कारण यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी बेसिकली कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्योंकि बराबर उनके जो रक्त रहता है उनमें ऑक्सीजन सही मात्रा में घुल नहीं पाती है। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या हुआ कि अधिक ऊंचाई पर रहने वाले स्थान में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसका उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये वाली घटना तो हमें देखने मिली। अब इसका कारण हेनरी के नियम ने बताया, इसलिए हमने इसे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के अंदर इंक्लूड कर लिए। अब देखो तीसरा अनुप्रयोग और सबसे लास्ट अनुप्रयोग और सबसे इंटरेस्टिंग वाला, अधिक, दूसरा क्या है आपका, अधिक ऊंचाई वाला। हाँ, अब देखना तीसरा अनुप्रयोग, गोताखोर। गोताखोर क्या होते हैं, बेसिकली गोताखोर वो होते हैं जो कि आपके समुद्र के अंदर जाते हैं, जो भी चीज वहां इंक्वायरी करनी है वो करते हैं बेसिकली। तो देखो मैं मान लेता हूँ ये क्या आपकी समुद्री सतह है, ये क्या आपकी समुद्री सतह है। अब गोताखोर क्या खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। अब
ये क्या करता है, अपने साथ टैंकर रखता है। क्या रखता है, टैंकर। क्यों, इस टैंक में क्या भरी हुई होती है, ऑक्सीजन भरी रहती है, और कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। हाँ, तो और जैसे कि जो भी आपके मरीज होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की कमी होती है, उन्हें क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं, वैसे गोताखोर भी लगाए रहते हैं, ताकि वो जैसे कहां पर होते, पानी के अंदर होते हैं, तो पानी के अंदर उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन रहती है उन्हें हम लोग नहीं ले सकते हैं। मछली लोग ले सकते हैं, जलीय जीव ले सकते हैं, लेकिन हम लोग पानी के ऑक्सीजन को नहीं ले सकते। इस कारण जब गोताखोर अंदर इंक्वायरी करेंगे, जो भी उनका काम रहता है, वो जब काम करेंगे तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो कहाँ से लेते हैं, वो यहाँ से लेते हैं। जैसे आपके मरीज लोग लेते हैं ना ऐसे करके, वैसे ही ये लोग भी ऐसे ही लेते हैं। तो टैंकरों की सहायता से ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेते हैं। अब बताओ, जब ये समुद्री सतह पर है तो इस इंसान पर भी केवल किसका दाब लग रहा है, वायुमंडल का दाब लग रहा है। कौन सा दाब लग रहा है, वायुमंडल का दाब लग रहा है, और कोई दाब नहीं लग रहा है, केवल वायुमंडलीय दाब लग रहा है। अब ये मान लो कूद गया समुद्र के अंदर, तो मैं मान लो ये पहले कहां पे था, यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा, तो बताओ अब इस पे वायुमंडलीय दाब तो लग रहा है, साथ ही साथ जल का दाब भी लग रहा है। अब किसका दाब लग रहा है, जल का दाब भी लग रहा है। हाँ, फिर ये और नीचे गया, तो बताओ वायुमंडलीय दाब तो लग रहा है, साथ ही साथ इतना जल इस पर दाब लगा है, मतलब यहाँ जल का दाब यहाँ अधिक है, वो और अधिक क्या गया, अंदर गया। तो वायुमंडलीय दाब तो लग ही रहा है, साथ ही साथ इतना जो भी जल है, इतना जो भी जल है वो भी इस पर दब लगा है। तो बताओ सबसे ज्यादा दाब वो यहाँ महसूस करेगा, यहाँ पर और कम, यहाँ पर और कम, यहाँ पर सबसे कम। अब बताओ इस परिस्थिति में क्या होगा, आपका जो भी टैंकर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगी, वो क्या होगी, वो दाब अधिक है। अब बताओ दाब अधिक है तो गैस की क्या विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। हेनरी के नियम से जानते हैं गैस की विलेयता तो जो होती है, दाब अधिक होने के कारण जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेता है तो फट से वो क्या हो जाती है, यहाँ रक्त में आ जाती है आपकी, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में घुल जाती है। अब यहां तक हो गया, जो भी इंक्वायरी करना था कर लिया। अब वो क्या करता है, एकदम से ऊपर जाता है। तो बताओ जब ये एकदम से ऐसे ऊपर जाएगा तो बताओ दाब क्या होगा, कम होगा। देखो ना, अभी इस पे इतना ज्यादा दाब है, वायुमंडल का भी दाब है, जल का भी दाब है। यहां आया तो दाब कम हुआ, यहां आया और दाब कम हुआ। तो जब आपका गोताखोर ऊपर आएगा तो दाब क्या होगा, एकदम से कम हो जाएगा। अब बताओ दाब यदि एकदम से कम हो जाएगा तो जो रक्त में जो घुली है आपकी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो क्या करेगी, बाहर निकलने का प्रयास करेगी, क्योंकि वो तो दाब के अनुसार चलते, दाब अधिक है तो रहेगी, घुलेगी, दाब कम है तो निकलने का प्रयास करेगी, कम घुलेगी। तो जैसे वो ऊपर आने का प्रयास करेगा एकदम से, तो क्या होगा, आपका जो आपकी गैस है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, वो क्या करेगी, बाहर आने का प्रयास करेगी। अब वो बाहर फेफड़ों की सहायता से तो इतनी जल्दी आ नहीं सकती वो बाहर, उसके लिए थोड़ा टाइम प्रोसेस लगता है। तो वो क्या करती है, यहाँ ये जो आपकी नस है ना, नस में बेसिकली घुली रहती है, रक्त यही रहता है, तो रक्त में क्या बन जाते हैं, आपको यहाँ से निकलने का प्रयास करती है। जो आपकी ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस है वो यहाँ से निकलने का प्रयास करती है, यहाँ से निकलती नहीं है वास्तव में, लेकिन निकलने का प्रयास करती है। और वो जो उसके निकलने के लिए वो क्या करती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बुलबुले बना लेती है। क्या बना लेती है, बुलबुले बना लेती है। और वो जो आपके बुलबुले रहते हैं ना, वो जैसे रक्त बह रहा है तो सामने वो बुलबुले आ जाएंगे, बाहर से यहाँ पर प्रेशर लगा होगा, बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, लेकिन बुलबुले आ गए तो जो रक्त बह रहा था उसके मार्ग में तो अवरोध उत्पन्न कर दिए। अब यदि रक्त के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिए तो क्या हो जाएगा, आपका रक्त का थक्का जम जाएगा। रक्त का थक्का जम जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो सकती है, मतलब गोताखोरों की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन निकाले कि हम क्या करते हैं, इनमें हम हीलियम गैस मिला देते हैं। कौन सी गैस मिला देते, हीलियम। अब देखना हीलियम गैस क्यों मिलाते, क्योंकि हीलियम को देख लेना, हीलियम गैस मिलती ही नहीं है। हीलियम और द्रव का 36 का आंकड़ा है, मतलब हीलियम एक ऐसी गैस है जो कि द्रव में सबसे कम विलेय है, वो होती च नहीं ना के बराबर, चाहे आप कितने दाब लगा दो, कितने चोक कर लो। तो अब यदि बताओ ये हीलियम लेके जाएगा, देखो अभी भी ऑक्सीजन भी जाएगी, नाइट्रोजन भी जाएगी, परमाणु मात्रा में जाएगी, लेकिन हीलियम की मात्रा हम 11% कर देंगे, O2 की मात्रा लगभग 72% रहती है, और जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है, 72, 11 हो गई, कितनी बच गई है आपकी, फिर भी 70, कितनी बच जाएगी आपकी 70। मेन बेसिकली आपको जो खतरा उत्पन्न करती है वो करती है नाइट्रोजन, और मेन बेसिकली आपकी क्या करती है, ऑक्सीजन। पहले आपकी जो केवल ऑक्सीजन नाइट्रोजन थी, ये ज्यादा मात्रा में थी, कम मात्रा में थी। ऑक्सीजन तो उतना प्रभाव नहीं डालती, लेकिन नाइट्रोजन डालती है। नाइट्रोजन ही मेन वो जो बुलबुले बनाती है उसके खतरनाक होते हैं।
तो अब नाइट्रोजन ने बहुत कम कर दी हीलियम की मिलाने पर। तो अब क्या होगी, अब वैसा नहीं होगा और इंसान क्या हो जाएगा, बच जाएगा। जो आपका गोताखोर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मरने से बच जाएगा। अब रक्त का थक्का नहीं जमेगा, बुलबुले उत्पन्न होंगे लेकिन उतना कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि जो कि हीलियम है वो तो अधिक मात्रा में मिलेगी नहीं, है कि नहीं। तो जो आपकी बीमारी ना, इस बीमारी को कहते हैं आपकी बैंड। क्या कहते हैं हम, इस बीमारी को बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड, नॉट शादी वाला, इट्स बैंड। बायोलॉजी में पढ़ते हैं बैंड क्या होती है। बैंड यही होती है जब गोताखोर समुद्र के भीतर जाते हैं तो दाब का मान अधिक होने के कारण O2 नाइट्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में घुल जाती रहती है, लेकिन जैसे वो एकदम से ऊपर आता है तो ये बुलबुले बनने लगते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बुलबुले बनने लगते हैं, जिस कारण रक्त का प्रवाह रुक जाता है और जिस कारण क्या हो जाता है, आपका रक्त का थक्का जम जाता है और मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। और इसी बीमारी को हम बैंड कहते हैं। इस बैंड से सुरक्षा पाने के लिए हम हीलियम गैस मिला देते हैं 11%। ये बहुत कम मात्रा में घुली होती है जिस कारण गोताखोर मरने से बच जाता है। तो ये वाली जो संपूर्ण हमें घटना देखने मिली, वो घटना का कारण हमें कब मालूम चला, जब हेनरी का नियम आया। इसलिए हम इसे हेनरी के अनुप्रयोग के अंतर्गत रखते हैं। तो पहला हो गया सोडा वाटर, दूसरा हो गया अधिक ऊंचाई, तीसरा हो गया आपका गोताखोर। तो ये हो गया हेनरी का संपूर्ण नियम। हेनरी का नियम क्या है, मोल अंश पे आधारित, उसके बाद सीमाएं और फिर उसके